हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राकेश कुमार शर्मा आर के शर्मा क्लासेस में होटल डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, पिछले टॉपिक में हमने ग्रेविटेशन से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। आज के जो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज़ें रहेंगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और केप्लर्स लॉ, ठीक है। इनके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन कैसे बनता है और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कैसे आता है तुम्हारे डिफेंस के अंदर, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के अंदर स्पेशली, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट होता है हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। गर्मी थोड़ी है, बटन खोल लेता हूँ, ठीक है। आप कंफर्टेबल, आप भी कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, नोट पेन ले लीजिए और ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। रियलिटी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी फोर्स की तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये एक पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रियलिटी में होता क्या है, देखिए। अब जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो इट इज़ नथिंग, इट इज़ द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया गया वर्क डन होता है। अब क्वेश्चन ये होता है जी, वर्क डन किस टाइप का होता है, वर्क डन कैसे कंसिडर करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं ये कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हर ऑब्जेक्ट का अपना क्या होता है, खुद का एक फील्ड होता है। तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, हम लोग ये मान लेते हैं। ये क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो इसके अराउंड में, रीजन अराउंड द बॉडी एट विच वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द बॉडी, जहाँ पर बॉडी के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं अपने पास एक यूनिट मास है m नॉट। ये मास क्या रहा होगा, m रहा होगा। इस मास को किसी पर्सन ने पकड़ रखा है, ये पर्सन मान लेते हैं, ये आप हो और आपने इस मास को पकड़ लिया, ठीक है। आप इस मास को पकड़ लियो। जब आप इस मास को पकड़ के इसके फील्ड में एंटर करोगे, इसके फील्ड में एंटर करोगे, जब आप किसी के रीजन में या फिर भी फील्ड में एंटर करते हो तो उस टाइम क्या होता है, ये आपको कुछ ना कुछ एफर्ट या तो प्रोवाइड करेगा या फिर एफर्ट आपसे लेगा। जैसे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा तो इसमें जैसे ही आप लोग घुसोगे तो इसका ये फील्ड है, जैसे ही ये थोड़ा घुसेगा तो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। इसको क्या करेगा, हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। ये इसकी रेडियस है, ठीक है। आप रेडियली आ लो, ठीक है, रेडियस इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। आप लोग क्या करो, रेडियली इसकी तरफ आ रहे हो, ये रेडियस होगी। ये ऑब्जेक्ट था अपने पास, ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये खींचना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को खींचना शुरू करेगा, देखिए जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझिए आप, ठीक है। जैसे मैंने इसको पकड़ रखा है, मैंने ये बॉल था और ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पकड़ रखा है, जैसे मैं फील्ड में जाऊँगा इसने खींच रहा है, मैंने इसको पकड़ के रखा है, तो ये अपनी तरफ फोर्स लगा रहा होगा खींचने के लिए, मैंने इसको पकड़ के रखा है। तो जैसे मैं धीरे धीरे चलूँगा तो एक फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन मैं जो पकड़ूंगा वो डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर कर रहा हूँ। तो क्या करेगा, अपनी तरफ फोर्स तो लगा ही रहा है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मैं फोर्स किधर लग रहा हूँ, अपोजिट में इसको रोकने के लिए, और प्लस में कुछ डिस्टेंस भी चल रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ जी, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ये रेडियल डायरेक्शन में मैं रेडियली आऊँगा तो वर्क डन की बात करूँगा तो फोर्स इंटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, डी आर। फोर्स इंटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये फोर्स लग रहा है और धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ काम तो हो रहा होगा, हम इसके लिए ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो ये कैसे हो रहा होगा, देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में फोर्स इंटू में डी आर। हमने इन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स की बात करनी, तो फोर्स दोनों बॉडी के बीच में क्या हो जाएगा, जी एम नोट बाई आर स्क्वेयर। आर क्या हो गई, मान लो यहाँ से यहाँ तक ले आए, इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या मानूंगा मैं, आर मानूंगा। क्या मानूंगा, आर मानूंगा। तो स्मॉल आर लिख देते हैं, कैपिटल आर तो रेडियस हो जाता है, इसको स्मॉल आर। ये यूनिट मास है और यूनिट मास की वैल्यू कितनी होती है, 1 kg। जब इसकी वैल्यू 1 kg रहेगी तो यहाँ पर मैं 1 रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वेयर। क्या हो जाएगा, फोर्स जी एम बाई आर स्क्वेयर। मेरे को फोर्स की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखनी है, क्या करनी है, फोर्स की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखना है। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में फोर्स क्या हो गया, जी एम बाई आर स्क्वायर इन टू में डी आर। अब इसको थोड़ा इंटीग्रेट कीजिए, 0 से W तक, बाहर कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जी एम आ जाएंगी, इंटीग्रेट करेंगे आर स्क्वायर को डी आर के रेस्पेक्ट में। मैं ऑब्जेक्ट को, ये पॉइंट मेरे लिए इन्फिनिटी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, आर हो गया। मैं इनफाइनाइट से आर तक लेके आया वस्तु को। इनफाइनाइट क्या होता है, जो हमारी पहुँच के बाहर की चीज़ होती है, क्या होती है,
जो हमारी पहुंच के बाहर की चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट। तो ये पृथ्वी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका फील्ड तो ये हो गया, इस फील्ड के बाहर की जो डिस्टेंस है इसके लिए इनफाइनाइट होगी। तो हम इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को लेके आए होंगे और कहाँ तक लेके आए होंगे, आर तक लेके आए होंगे। ठीक है, तो देखिए लिमिट रख दी, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आए, आर तक लेके आए। इसको इंटीग्रेट करिए जरा, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, जी एम तो बाहर हो जाएगा, डी आर 1/r² का इंटीग्रेशन सभी ने पढ़ा होगा, 1/x² का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट क्या होता है, -1/x। जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं सबको पता होगा 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। पावर ऊपर जाएगी -2, एक पावर बढ़ा देंगे और उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1/r हो जाएगा। अपने को लिमिट रखनी है लोअर लिमिट इनफाइनाइट से आर तक। जब मैं अपर लिमिट आर की वैल्यू रखूंगा तो एज इट इज रखेगा, इनफाइनाइट रखूंगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब वर्क डन मेरे पास आ जाएगा -Gm/r। इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, देखिए छोटा सा कंसेप्ट है। अब देखिए मैं इसको डिफाइन करूंगा, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू कैरी अ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी डिस्टेंस इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी स्थान पर एक ऑब्जेक्ट को ले जाने में एक्सटर्नल एजेंसी, बाहरी शक्ति या फिर बाहरी एजेंट जो काम करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो क्या ये वर्क डन है और कुछ नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया गया, बस उसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब लोगों को आप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में देखो हमने एक मास की बात की है, किसकी बात की है, सिर्फ 1 मास की बात की है। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँगा। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा सिस्टम की बात करेंगे, एक मास अपने पास m1 रहेगा और एक मास क्या रहेगा, m2। यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल मास की कर ली और पॉइंट मास की बात कर ली। जब यहाँ पर सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम के केस में 2 मास रहेंगे अपने पास, 2 मास रहेंगे तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू में m, ये दूसरा वाला मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू में मास में जब लिखूंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू में Gm1 m2/r, क्या हो जाएगा, Gm1 m2/r। ये रिलेशन याद रखना है। और एनर्जी की इकाई क्या होती है, एनर्जी की इकाई जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो इसको हम जूल में मेजर कर सकते हैं और इसकी यूनिट अगर न्यूटन की फॉर्म में निकालना चाहेंगे न्यूटन की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 रिलेशन मेरे पास आ गए। 4 रिलेशन कौन कौन से बता रहा हूँ मैं, एक तो रिलेशन ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, वो सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी कल। ठीक है, चारों रिलेशन में आपस में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है चारों रिलेशन में आपस में, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं इसकी एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉलिड बॉडी के द्वारा अपने को पूछा जाता है पेपर में, और होलो बॉडी के द्वारा पूछा जाता है। कोई भी स्फीयर ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं सॉलिड स्फीयर, एक क्या ले लेते हैं, होलो स्फीयर। ये आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ते रहिएगा। और सिर्फ एयरफोर्स से रिगार्डिंग जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने साथियों को जोड़ेंगे, क्योंकि देखो आप अपने साथियों को जब हमसे जोड़ते हो, हमारे पास अप्रोच होती है, तो हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। क्या होता है, कॉन्फिडेंस। अगर आप सिर्फ देख के वीडियो छोड़ देते हो और अपने साथियों को इसके बारे में नहीं बताते हो, तो बस ये लगता है कि यूजलेस है, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है इधर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स एयरफोर्स के, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँ, उनके साथ क्या करना चाहूँ, जो मेरी नॉलेज है वो शेयर करना चाहूँ। जो डेस्टिनेशन मेरे को पता है, रास्ता मेरे को पता है। देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक भी हो गया। हो सकता है आप ऐसे रास्ते से जा रहे हो, लेकिन मैं आपको ऐसे रास्ते से ले जाऊँगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। हो सकता है आप किसी स्टूडेंट्स ने ऐसे करके रास्ता पकड़ रखा हो, ऐसे करके पहुँचेगा 2 साल 3 साल में जहाँ तक है। हो सकता है मैं उसको ऐसे पहुँचाऊँगा और शॉर्टेस्ट रास्ते पर पहुँचाऊँगा। टीचर का काम ही यही होता है। ठीक है, टीचर का सिर्फ एक काम होता है कि डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ अपने शिष्यों को बताए, स्टूडेंट्स को बताए, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, सक्सेस को अचीव करने में कम से कम टाइम उनको लगे। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा था। चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, ये बातें तो चलती रहेंगी। देखिए मैं बात करूँगा सॉलिड स्फीयर की। किसकी बात करूँगा, सॉलिड स्फीयर की बात करूँगा, और यहाँ पर बात करूँगा मैं होलो स्फीयर की। तो सॉलिड स्फीयर के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा,
और होलो स्फीयर के द्वारा क्या होगा, ये मान लेता हूँ मैं सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ये हेमी स्फीयर है, होलो स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है मेरे पास, कैपिटल आर। तो मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा सॉलिड स्फीयर के केस में। पहले तो मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँगा एट द आउटर सरफेस, आउटर एरिया मतलब यहाँ से बाहर, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा। सेकंड सरफेस पर क्या होगा। थर्ड अगर अंदर ही मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ तो अंदर क्या होगा। तीन केस यहाँ पर मैं बात करूँगा। अगर मैं इसके बाहर जाता हूँ, रेडियस को स्मॉल आर मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पर क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस पर, ये आउटर में, और इनसाइड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड की बात करूँगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, आउटसाइड में क्या रहेगा, सरफेस पर क्या रहेगा, और इनसाइड में क्या रहेगा। 3 बात करते हैं। जैसे मैंने फील्ड में बात की थी, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी तो बात की थी, बाहर कितना रहेगा, सरफेस पर कितना रहेगा, अंदर कितना रहेगा। बाहर कितना रहेगा, सरफेस पर कितना रहेगा, और अंदर कितना रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो इसकी बात करता हूँ मैं सॉलिड स्फीयर की। तो सॉलिड स्फीयर की बात करूँगा, देखिए जब मैं आउटसाइड की बात करूँगा तो आउटसाइड रहेगा मेरे पास Gm/r, नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव लगा देंगे केस फर्स्ट। सरफेस की बात करूँगा तो ये वाली रेडियस लेनी पड़ेगी, सरफेस की बात करूँगा तो -Gm/r ये रेडियस लेनी पड़ेगी, ठीक है। बात करता हूँ मैं इनसाइड की, इनसाइड में क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो अभी बताता हूँ मैं आपको एक रिलेशन, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, होलो स्फीयर के द्वारा अगर यहाँ पर मैं बात करूँगा तो पोटेंशियल एट आउटसाइड इज इक्वल टू में -Gm/r, ये रेडियस जो है अपने पास केस फर्स्ट, क्या है, केस फर्स्ट है। और मैं सरफेस की बात करूँगा तो सरफेस पर क्या है, -Gm/r, कैपिटल आर, यहाँ की रेडियस कैपिटल आर है। तो देखिए ये दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पर मैं आउट में बात करूँगा, यहाँ पर आउट में बात करूँगा तो लगभग सेम वैल्यू आई। यहाँ पर मैं सरफेस पर बात करूँगा, यहाँ पर सरफेस पर बात करूँगा तो क्या है, लगभग सेम वैल्यू आ गई। लेकिन मैं इनसाइड की बात करता हूँ, इनसाइड क्या हुआ, इसके लिए हमको डिराइव करना पड़ेगा इसकी डेंसिटी निकाल के। मेरे को इसके इतने हिस्से की डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आएगा ना उसमें बताऊंगा, अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है और अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वो पूछता है सरफेस और सेंटर में आपस में रिलेशन क्या है। क्या पूछता है, सरफेस और सेंटर में आपस में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए याद रखेंगे, अगर सेंटर पर मेरे को चाहिए, सेंटर पर क्या चाहिए मेरे को, पोटेंशियल चाहिए, तो सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 होता है पोटेंशियल एट सरफेस। सेंटर पर कितना होता है, सरफेस वाले का 3/2 होता है, ठीक है। एक सेकंड, इसका क्वेश्चन है एक बताऊंगा। हाँ बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है एग्जाम, ये पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर एट द सरफेस एंड एट द सेंटर, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये रिलेशन है डायरेक्ट 3/2 अपने को बता देता है। यहाँ की बात करता हूँ तो जब मैं अंदर जाऊँगा तो अंदर मास तो है नहीं, तो जितना एफर्ट मेरे को सरफेस तक आने में लगेगा, अंदर तो कोई मास है नहीं, तो नो अट्रैक्शन एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो जितना काम मेरे को यहाँ तक आने में करना पड़ा उतना ही काम अंदर जाने में भी करना पड़ेगा, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल अगर मैं इनसाइड की बात करता हूँ यहाँ पर तो सेम रहता है जैसा सरफेस पर रहता है, और वो क्या है, -Gm/r, क्या है वो, -Gm/r। पिछले वाले में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे थे, कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अपने को ये लास्ट वाला ही पोर्शन याद रखना है कि इनसाइड क्या होता है। आउटसाइड और सरफेस का वहाँ पर भी सेम था और यहाँ पर भी सेम है, पोटेंशियल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने को इनसाइड वाला याद रखना है, ठीक है। तो छाप लो इसको एक बार, फिर डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। कौन सा, ये एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए अब एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे, समझ में आ रहा होगा सभी को, पढ़ते रहिए आप लोग, हैप्पी रहा करो, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिमाग पर ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होता है, जो कंसेप्ट होते हैं अपने मिसकंसेप्शन में कन्वर्ट होते हैं, अपने को कन्फ्यूजन होता है। तो जो भी चीज़ पढ़नी है बस दिल से पढ़ो, आराम से पढ़ो, और जब तक तुम्हारा दिल करे तब तक पढ़ो, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कई लोग ऐसे बोलते हैं जी हम लोग रात को 10 बजे तक पढ़ते हैं, 12 बजे तक, कोई ज़रूरत नहीं। जब तक आपका दिल करे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, पढ़ो, ठीक है, कोई बर्डन नहीं है। मैं हूँ आज तक
जितना भी है स्टडी की है, मैं रात को शाम को सूरज ढलने के बाद कभी नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि ये मेरा रूटीन है। मेरे रूटीन में क्या होता है, जैसे ही सूरज बंद शाम होती है बस दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग काम करना क्यों बंद? बस ऐसा लगता है भाई दिन काफ़ी होता है यार, 12, 13, 14 घंटे अपने होते हैं। सुबह से 4 बजे से शाम को 7, 8 बजे तक आप देखेंगे, उस टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं, वो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपको नींद भी ज़रूरी होती है ताकि टाइम रिलैक्स रहे और हमारे टाइम्स की नर्व्स जो हैं वो अगले टाइम बढ़िया से काम कर सके, चीज़ों को एनालाइज कर सके। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, आप लोग चीज़ों को याद तो कर लेते हो लेकिन रटते हो, चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में ही जा पाती, क्योंकि आप सोए नहीं हो, रिलैक्सेशन आपने लिया ना, अनकॉन्शियस माइंड आपका कैसा है, अनकम्फर्टेबल है। लेकिन आप चीज़ों को अगर अनकॉन्शियस माइंड में ले जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा रिलैक्स भी जरूरी है और चीज़ों को प्रॉपर वे में, सेलेक्टेड वे, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करना है। क्वांटिटी हम कितना पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस चीज़ से पड़ता है हमने क्या पढ़ा। समझ लो मेरी बात? कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने कितना पढ़ा, फर्क इस चीज़ से पड़ा आपने पढ़ा क्या। अगर आपने 3 घंटे 4 घंटे कुछ भी पढ़ रखा है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा है। अगर कोई स्टूडेंट आपको पूछता है कि जी आपने क्या पढ़ा है, तो आपको एज अ टीचर एक्सप्लेन कर दो चीज़ों को, ठीक है। चलिए मैं एस्केप वेलोसिटी की बात करता हूँ। एस्केप नाम से पता चल रहा होगा, और कई बार जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स उनको पता भी होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। मैं आपको बताऊंगा एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। ये मान लेता हूँ मैं अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर कोई भी पर्सन रहता है, और मैंने आपको एक चीज़ भी डिस्कस की है, पृथ्वी का क्या होता है, अपना एक फील्ड होता है। क्या होता है? एक फील्ड होता है। पृथ्वी का नहीं, हर ऑब्जेक्ट का फील्ड होता है। तो आपने देखा होगा, आपके पास मान लेता हूँ ये कोई बॉल है, आप बॉल को ऊपर उछालोगे तो वो बॉल ऊपर जाएगी, फिर दोबारा अर्थ पर आ जाती है। आपने उछाला और तेज़ी से वो भूल जाएगी, दोबारा अर्थ पर आ जाएगी। आपने और ताकत के साथ उछाला तो बॉल ऊपर जाएगी, पृथ्वी पर आ जाएगी। ऐसा होता है आपके साथ में? मैंने थोड़ा उछाला और ताकत से होता है। ये कब तक नीचे आती रहेगी? तब तक इसकी रीच इसके फील्ड में रहेगी। जब तक इसके फील्ड में ही रहेगी ये बॉल नीचे आती रहेगी। अगर मैं एक बार में इतनी ताकत लगा दूं कि ये बॉल क्या करे, इसके फील्ड को क्रॉस कर जाए, ऐसे करके जैसे इसके फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, बॉल कभी भी लौट के नहीं आ जाएगी, स्पेस में आ जाएगी। और स्पेस में क्या करने लगेगी, अदर ग्रह के साथ में रोटेट करने लगेगी, या फिर वहीं पर घूमने लगेगी स्पेस में, ठीक है। तो मेरे को ये ताकत देनी है, ये स्पीड इसको प्रोवाइड करनी है कि ये किस में कन्वर्ट, ये क्या इस फील्ड को क्रॉस कर जाए, क्या कर जाए, इस फील्ड को क्रॉस कर जाए। तो देखो जब हम यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर अपने पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, अभी पढ़ी थी। मैं यहाँ पर हूँ तो क्या मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोटेंशियल एनर्जी को किस में बदलना है मेरे को, काइनेटिक एनर्जी में। क्या जितनी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, पृथ्वी की पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, वस्तु को बाउंड करके रखती है पृथ्वी के साथ में। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी के साथ में वस्तु को बाउंड करके रखा है पृथ्वी ने, उसकी अपोजिट में मैं काइनेटिक एनर्जी दे दूं तो जीरो हो जाएगा, नेट इक्विवेलेंट जीरो हो जाएगा। तो वस्तु क्या करेगी, इस बंधन से मुक्त हो जाएगी। क्या करेगी, इस बंधन से मुक्त हो जाएगी। तो ये जो बंधन है, बांध के रखा हुआ है, ये बंधन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, G(m1 m2/r)। m1 क्या होता है, इसका मास पृथ्वी का, और m क्या है, ये जो वस्तु में फेंकना चाहता हूँ इसका मास m2। तो m1 m2 हो गया मेरे पास, ठीक है। इसको किस में बदलना है मेरे को, इसको बदलना है काइनेटिक एनर्जी में। जो बंधन है, जो बांध के रखा है, इसको अपोजिट में काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो G(m1 m2/r) इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ m2। काइनेटिक एनर्जी किसको देनी है, इस वस्तु को। देन द मास विल बी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट v²। अब हम दोनों साइड में कंपेयर करते हैं, m2 से m2 कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, m2 से m2 कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया मेरे पास, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2gm/r। क्या बच गया, 2gm/r, ठीक है। ये r रेडियस पृथ्वी का होता है, तो इसको मैं कैपिटल R लिख सकता हूँ। चलो कैपिटल R लिख लो, आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा यहाँ पर। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो 2gm/r अंडर रूट, क्या आ जाएगा, अंडर रूट का। इट इज द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी बाय विच द बॉडी एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। बॉडी को हम इतनी स्पीड दे दें कि जिससे बॉडी इस फील्ड को क्रॉस करके बाहर चली जाए। द वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी बाय विच बॉडी एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस स्पीड के साथ में बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे।
तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑपरेशन और करते हैं। ऑपरेशन और करने का मतलब क्या है, मैं क्या करता हूँ, आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा 2gm। आर से मैंने क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से ऊपर मल्टीप्लाई, ये आर स्क्वायर बन गया। और gm बाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। किसकी वैल्यू होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। देन दिस वैल्यू बिकम 2gr अंडर रूट का। दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, वैल्यू अपने को पता है, कैपिटल जी की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है। कैपिटल जी इज इक्वल टू में क्या होता है 6.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस के 11 यूनिट पता होगा सबको क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में मास है, मास पृथ्वी का अर्थ का क्या होता है लगभग 10 टू द पावर 25 kg। अगर रेडियस की बात करता हूँ, रेडियस इज 6400 किलोमीटर। कितने होती है 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 इंटू में 10 टू द पावर 6 मीटर। 3 जीरो यहाँ से आ जाएंगे और 3 जीरो मीटर की। दीज ऑल आर द वैल्यूज। या फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, एक एक्सप्रेशन अपने पास निकल के आता है। दिस एक्सप्रेशन इज एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या वैल्यू निकल के आएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। ये कई बार एयरफोर्स और डिफेंस के एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको याद रखना है, यूनिट को पर आवर लिखा होता है, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो पर सेकंड यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी प्रोवाइड टू द बॉडी बाय विच द बॉडी एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास, यहाँ सैटेलाइट की हाइट का एक क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बाद में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अपने पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है इसको देखते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब अपने को किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी चाहिए इन द ऑर्बिट। किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ये मेरे पास पृथ्वी है, ये अपना अर्थ है, इसका कोई भी ऑर्बिट ले लेते हैं इसके अराउंड में ऐसे करके। हमने कोई भी सैटेलाइट ली, सैटेलाइट को लॉन्च करके कहाँ पर फिक्स कर दिया, इस ऑर्बिट में फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, ऑर्बिट के अंदर हमने सैटेलाइट को फिक्स कर दिया। जब ऑर्बिट के अंदर हमने सैटेलाइट को फिक्स कर देंगे, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ऑर्बिटल कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब सिचुएशन क्या रही होगी, उस सिचुएशन की बात करेंगे, ठीक है। सिचुएशन क्या रही होगी, सिचुएशन देखते हैं। मैंने जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया, सैटेलाइट को यहाँ से थ्रो किया और इस ऑर्बिट में फिक्स कर दिया, तो एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट काम करेगा। कुछ एनर्जी अपने पास पहले रही होगी या फिर कुछ एनर्जी हमने इसको दी होगी। यहाँ पर ये पृथ्वी है तो इसका मास मैं कैपिटल आम मान लेता हूँ, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम मान लेता हूँ। जब ये इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होगा, पृथ्वी के चारों ओर ये सैटेलाइट चक्कर लगा रही होगी ऐसे करके, देन देयर विल बी द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जब सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो आपको मैंने रोटेशनल मोशन बताया था, देयर विल बी एन सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर काम करेगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, दिस विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इनके बीच में जो फोर्स है, फोर्स ग्रेविटेशनल किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डिस्टेंस। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रहेगी अर्थ और सैटेलाइट के सेंटर से मेजर करेंगे। तो इसको स्मॉल आर लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ये फोर्स हो गया दोनों के बीच में। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाई आर रहेगी। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी स्क्वायर विल बी जी एम बाई आर। वेलोसिटी ऑर्बिटल विल बी जी एम बाई आर अंडर रूट का। क्या रहेगा, अंडर रूट का। मैं ऊपर जी से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे जी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जी की वैल्यू, ये वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग जी आर अंडर रूट का। अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा, वैल्यू पुट कर देता हूँ,
जी की वैल्यू मेरे को पता है, ये डिस्टेंस अगर अर्थ के केस की बात करूंगा तो ये वैल्यू लगभग 3.08 किलोमीटर पर सेकंड आती है। क्या आती है? लगभग 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। और इससे जो पिछले वाला कंसेप्ट था, लास्ट वाले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी एस्केप विल बी 2g_r। क्या है? 2g_r। देखो एस्केप वेलोसिटी में 2g_r, ऑर्बिटल वेलोसिटी में g_r। इट मीन्स if we multiply by √2 in the orbital velocity it will be equivalent to the escape velocity। तो एक नया रिलेशन आएगा, escape velocity will be equal to √2 times of the orbital velocity। किसके इक्वल हो जाएगी? √2 times of the orbital velocity। this is the expression for the earth only। अगर मून के केस में एक्सप्रेशन निकालेंगे वहां पर अलग एस्केप वेलोसिटी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम रहेगा, then there will be different escape velocity for the moon and there will be different escape velocity orbital velocity for the moon। ठीक है, ये रिलेशन हो गया दोनों के बीच में। तो एक बार जो सिंपल क्वेश्चन AVSSR के अंदर आपको पूछा गया है वो पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी इन द केस ऑफ द अर्थ। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये, एस्केप वेलोसिटी ये, तो क्या हो जाएगा? 1/2 का रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√2 का रेशियो हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये बनता है ये हाइट निकाल दो जी सैटेलाइट की कितनी है, या फिर क्वेश्चन बनेगा जी ये टाइम पीरियड निकाल दो सैटेलाइट का, टाइम पीरियड कितना है। हम लोग इसकी बात करेंगे, टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालें। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट अपना व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। ये क्लियर होगा सभी को? टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे, टाइम पीरियड क्या होगा। मैंने आपसे बात की अर्थ के अराउंड में क्या है? ऑर्बिट है। देयर इज एन सैटेलाइट मूविंग विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी o इन द ऑर्बिट। डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड सैटेलाइट इज स्मॉल r। डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r है। टाइम पीरियड की बात करूंगा, देखो टाइम पीरियड क्या होता है? सरकमफेरेंस। टाइम पीरियड सरकमफेरेंस बाई, हमने एक चीज पढ़ी होगी, चलो लिख देता हूँ, सरकमफेरेंस बाय वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से निकाल लिया हमने, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। क्या हो गया? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो सरकमफेरेंस टोटल कवर करेगा, इस सरकमफेरेंस को कितनी स्पीड से कवर करेगा, स्पीड से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। जितनी स्पीड से ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रहा होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी इनटू में टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सरकमफेरेंस। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, ये होता है सरकमफेरेंस 2πr। जब ये कंप्लीट एक टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट या फिर टाइम टेकन बाय द एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सैटेलाइट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम टेबल लेगी, दिस विल बी द टाइम पीरियड। एक साइकिल का टाइम पीरियड होगा अपने पास, तो टाइम पीरियड ये होगा, और एक साइकिल का डिस्टेंस क्या हो गया? 2πr। ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी है हमने, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? g_r, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? gm/r। क्या लिख सकता हूँ? gm/r। ये r ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2π r इंटू में √r/gm। क्या हो जाएगा? gm अंडर रूट का। इस r को मैं भीतर ले जाऊंगा, अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? r³ हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? 2πr³। क्या हो गया? 2πr³/gm अंडर रूट का। इस टोटल के ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड। अब मैं यहाँ पर देखो कैपिटल R लिख सकते हैं अगर हम अर्थ के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल r क्या लिखिए? स्मॉल r का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। तो कैपिटल R को रिप्लेस करके मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पर स्मॉल r कर दूंगा, क्योंकि अपने को ये डिस्टेंस ही हमने स्मॉल r ले रखी है, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल r आ जाएगा। तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अपने पास एक रिलेशन आ गया टाइम पीरियड का है। इस रिलेशन को मैं सेपरेट लिख लेता हूँ ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे? सिर्फ एक फॉर्मूला हमने लगाया सरकमफेरेंस बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। मैं इस रिलेशन को ऊपर लिख लेता हूँ टाइम पीरियड।
ये पृथ्वी, ये इसका क्या हो गया ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट घूम रही है, ये कैपिटल आर रेडियस है अपने पास, ये कैपिटल आर होगी, ये हाइट होगी, और पूरे को हमने क्या मान रखा है स्मॉल आर। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, टाइम पीरियड आ गया मेरे पास 2 पाई ये आर क्यू ओवर में जी एम अंडर रूट का, आर क्यू ओवर में जी एम अंडर रूट का। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पर, क्या करता हूँ वैल्यूज पुट करता हूँ सारी, जो वैल्यूज अपने पास है हम सब ने देखी होंगी। वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू आर प्लस एच है, क्या है 2 पाई, ये क्या है आर प्लस एच। ठीक है, और जी एम इसका क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई यहाँ पर है अपने पास, ये टाइम पीरियड। मेरे को रेडियस ऑफ अर्थ पता है, रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, मास ऑफ अर्थ पता है 10 की पावर 25, जी की वैल्यू अपने को पता है हाइट, ये टाइम पीरियड। अगर मैं प्रेजेंट कंडीशन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, प्रेजेंट कंडीशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को टाइम पीरियड गिवन होगा या फिर हाइट, इन दोनों में से एक चीज़ गिवन होगी। कितनी हाइट पर हमने सैटेलाइट को सिचुएटेड किया है, यहाँ से टाइम पीरियड निकालेंगे, और टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो यहाँ से क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो हाइट का फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, और वो हाइट कैसे आ जाएगी, देखो इसको मैं 2 पाई को यहाँ पर लिया जाऊँगा, या फिर क्या करता हूँ तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर, ये आर प्लस एच का क्यूब रह जाएगा, और नीचे रह जाएगा जे इंटू में एम, क्या रह जाएगा जी इंटू में, जी इंटू में एम, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं हाइट का सेपरेट फॉर्मूला निकालना चाहूँगा, मेरे को क्या चाहिए ये हाइट, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँगा, आगे क्या कर लूँगा, मेरे को ये हाइट चाहिए, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, यहाँ से हाइट आ जाएगी। लेकिन मैं आपको नया फॉर्मूला बताना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि देखो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये पढ़ना पड़ेगा, फिर हाइट का फॉर्मूला अलग। तो मैं आपको राय दूंगा कि आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, एक रिलेशन याद रखो, टाइम पीरियड पूछा है तो हाइट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, हाइट पूछी तो टाइम पीरियड यहाँ पर पुट कर दो, हाइट आ जाएगा। नया फॉर्मूला अपने को डिराइव क्यों करना है, ठीक है, तो सिर्फ एक ही रिलेशन, और वो निकला कहाँ से, ये आर प्लस एच पुट कर देना। लेकिन एक मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करता हूँ, सैटेलाइट कई टाइप की होती हैं, तो मैं 2 सैटेलाइट की यहाँ पर बात करूँगा, और भी सैटेलाइट जो होती हैं, और सैटेलाइट हम लोग कम्युनिकेशन वाले में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन में लिख देता हूँ ऊपर टाइम पीरियड का, इसको मैं यूज़ करूँगा अभी आगे। ठीक है, इसको आगे यूज़ करूँगा मैं अभी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वी से जा रहा था ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये टाइम पीरियड है, तो क्या होगा मेरे पास टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास जी है, क्या आ जाएगा जी। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। अब मैं सैटेलाइट की बात करूँगा आपसे, ठीक है, टाइप ऑफ सैटेलाइट, टाइप ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट स्पेलिंग देख लेना इसकी एक बार, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार क्या मिस्टेक होगा इसमें। टाइप ऑफ सैटेलाइट में 2 सैटेलाइट की बात करूंगा, सबसे पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और सेकंड में बात करूंगा किसकी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया एक मेरे पास, एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट के अराउंड में जो सैटेलाइट घूमती है वो सैटेलाइट की बात करेंगे, चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, जियो सैटेलाइट की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी सैटेलाइट की बात करेंगे अभी, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो ये जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, नाम से पता चल रहा है, जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, क्या पता चल रहा है अर्थ, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। ऐसी सैटेलाइट जो पृथ्वी से देखने पर अपने को रेस्ट की स्टेट में दिखाई देती है, पृथ्वी से देखने पर रेस्ट की स्टेट में दिखाई देने का मतलब क्या है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर किसी स्पीड से रोटेट कर रही होगी, तो पृथ्वी से मैं देख रहा हूँ अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे को रेस्ट की स्टेट में नजर आ रही है, तो इसका मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पर जिस स्पीड से घूम रही होगी उसी स्पीड से ऑर्बिटल सैटेलाइट भी घूम रही होगी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो सेम स्पीड से घूमती है जितनी स्पीड से अर्थ घूमती है। ठीक है, इसका मतलब अर्थ का अपने एक्सिस पर एक रिवॉल्यूशन लेने का टाइम पीरियड 24 घंटे है। कितना टाइम पीरियड है जियो सैटेलाइट का, 24 घंटे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी कितना हो जाएगा, 24 आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आवर आ जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। अगर मैं इसको सेकंड भी याद करता हूँ तो 86,400 सेकंड होता है लगभग, कितना होता है 86,400 सेकंड। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं,
तो इसको क्या करना, 3600 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा 86,400 सेकेंड। तो एक दिन के सेकंड की बात करेंगे तो 86,400 सेकंड हो गया। मैंने सेकंड क्यों निकाला, बिकॉज इन एम के सिस्टम टाइम विल बी इन द सेकंड ईयर, इसमें रहेगा टाइम सेकंड में रहेगा। तो मैं यहाँ पर अगर 86,400 पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर देता हूँ, 86,400 सेकंड पुट कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, और मेरे पास 4 पाई स्क्वायर है ही है। जी की वैल्यू मेरे पास 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 है ये। मास पृथ्वी का 10 की पावर 25 किलोग्राम हो जाएगा। रेडियस मेरे को पता है पृथ्वी की कितनी है, 6400 किलोमीटर है। यहाँ पर हाइट है इसका क्यूब। जब ये सारी वैल्यू निकालता हूँ, इसको मैं अभी वैल्यू पुट नहीं करता हूँ, आर ही कर देता हूँ, ठीक है, आर प्लस एच का होल क्यूब। तो मेरे पास आर प्लस एच का जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग 7R, मतलब लगभग 4200 किलोमीटर आएगी। कितनी आएगी, 4200 किलोमीटर आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू लगभग 7R, एग्जैक्ट 7R के बराबर नहीं, लगभग 7R के बराबर आएगी। लेकिन मेरे को अगर हाइट निकालनी है तो R को घटाना पड़ेगा। R लगभग मैंने यहाँ पर 6,000 ले, वैसे 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन लंबी दूरी में 200-400 किलोमीटर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो 7R के बराबर हो गया। इसका मतलब जियो स्पेस सैटेलाइट की हाइट क्या रही होगी, हाइट ऑफ जियो सैटेलाइट मेरे को 7R में से R को और सब्ट्रैक्ट करना है, हाइट लगभग 6R के बराबर रही होगी, मतलब 36,000 किलोमीटर, 36,000, ये 42,000 आता है। द डिस्टेंस बिटवीन जियो स्पेस सैटेलाइट एंड अर्थ इज इक्वल टू द 36,000 किलोमीटर। कितना, 6,000, 6400 किलोमीटर कितना होता है, लगभग 6,000 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया, 6400 किलोमीटर। इसको मैंने अप्रोक्स क्या लिख रखा है, 6,000 किलोमीटर यहाँ पर लेट कर रखा है। इन द केस ऑफ द लार्ज डिस्टेंस देयर विल बी 400 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो कितना हो गया, 36,000 किलोमीटर हो गया। तो मैं जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करूंगा तो पृथ्वी से दूरी कितनी हो जाएगी, 36,000 किलोमीटर की दूरी। तो बताने का, ये कंसेप्ट बताने का सिर्फ एक मतलब था मेरे पास, क्या था, टाइम पीरियड निकालना है और हाइट निकालनी। तो ये फॉर्मूला एक ही याद रखना, अलग अलग फॉर्मूले आपको डिराइव नहीं करने, अलग अलग याद नहीं रखने, ठीक है। इसी से क्लियर कर लेंगे। मैं सेकंड सैटेलाइट की बात करता, सेकंड सैटेलाइट होती है पोलर सैटेलाइट। अब उसकी बात करते हैं। ये जियो सैटेलाइट है, क्लियर होगा सभी को। सिर्फ जियो सैटेलाइट में 2 क्वेश्चन बनते हैं जी, हाइट कितनी होती है पृथ्वी से, बता देंगे जी 36,000 किलोमीटर, या फिर 6R के बराबर होती है, और R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर सेकंड क्वेश्चन अपने को पूछता है कि जी टाइम पीरियड बता दो, टाइम पीरियड पृथ्वी के टाइम पीरियड के बराबर होता है एट इट्स ओन एक्सिस, देन द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ एट इट्स ओन एक्सिस विल बी इक्वल टू द 24 आवर, विल बी 24 आवर, अपने को याद रखना। सेकंड है पोलर सैटेलाइट, इसकी बात करेंगे, पोलर सैटेलाइट की बात करें। पोलर सैटेलाइट, देखिए पोलर सैटेलाइट के सिर्फ एप्लीकेशन से एग्जाम में आते हैं। अगर और भी न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे तो आई थिंक आप लोग स्किप कर दीजिएगा उनको, या फिर मैं आपको 1-2 चीज़ और बता दूंगा, याद कर। अभी तक तो कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल का एग्जाम में आया नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। पोलर सैटेलाइट क्या होती है, पोलर सैटेलाइट उसको बोलते हैं जो पृथ्वी के पोल के अराउंड ऐसे करके घूमती है। ये क्या अपने पास पोल होता है, ये इक्वेटर कल डिस्कस किया था। तो पोल के अराउंड जो सैटेलाइट घूमती है, इनकी हाइट पृथ्वी से बहुत ही कम होती है। जियो स्टेशन सैटेलाइट की हाइट तो कितनी होती है, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की होती है, लेकिन इनकी जो हाइट की बात करेंगे, इनकी हाइट क्या होती है, बहुत कम होती है, लगभग बहुत ही 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, मतलब वेरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग इनको सेट करते हैं, ठीक है। पहला जो काम होता है इसका वेदर फोरकास्टिंग का होता है। क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है, मौसम संबंधी जितनी जानकारी अपने को मिलती है, किससे लेते हैं हम लोग, पोलर सैटेलाइट से निकलते हैं। पोलर सैटेलाइट से कैसे निकालते हैं, अभी मान लो यहाँ से डिस्टेंस हम लोग सैटेलाइट ऊपर सेट कर दिया, अपने को आसपास के एरिया में कोई भी हलचल नजर आई, हम लोगों को अपने एरिया के लोगों को आगाह कर देते हैं कि यहाँ पर ये कोई भी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने वाली है, चाहे बारिश से रिगार्डिंग हो या फिर तूफान से, आंधी से, किसी से रिगार्डिंग हो। तो वेदर फोरकास्टिंग में किसका यूज़ करते हैं, पोलर सैटेलाइट का। आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, मैप एनालिसिस। मैप एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे अपने को किसी भी स्टेट का मैप क्रिएट करना है, हरियाणा का स्टेट का, यूपी स्टेट का, मान लो मेरे को यूपी का मैप क्रिएट करना है, तो यूपी के एरिया में पूरे ऊपर में पोलर सैटेलाइट लगा दूंगा, तो यहाँ पर कितनी लैंड फर्टाइल है, कितनी लैंड बंजर पड़ी हुई है, कितनी लैंड पर मकान बने हुए हैं, कितनी लैंड में सिर्फ पानी भरा रहता है हमेशा, और कितनी लैंड चराने घास वगैरह है खेतों में जो,
तो इस टाइप से अगर मेरे को पूरे मैप की एनालिसिस करनी है, स्टेट वाइज आपने मैप देखे होंगे, हम कहते हैं जी बिहार की बात करते हैं, बिहार में 30% एरिया में पानी भरा रहता है, मान लो 20% एरिया में घर बने हुए हैं, सिर्फ 25%। ये आंकड़े कई बार आते हैं कि बिहार की सिर्फ 25 से 30% भूमि उपजाऊ है, या फिर पंजाब की सिर्फ इतने % भूमि उपजाऊ है। ठीक है, ये रैंडम डाटा है, आप लोग इसको कंफर्म नहीं मानिएगा। तो इस टाइप के जो एनालिसिस निकालते हैं, वो एनालिसिस किससे निकालते हैं हम लोग? पोलार सैटेलाइट से निकालते हैं। किससे निकालेंगे? पोलार सैटेलाइट। तीसरा जो होता है अपने पास, सबसे जो अहम रोल है पोलार सैटेलाइट का, वो सिक्योरिटी में। किसमें? सिक्योरिटी में। हम बॉर्डर के ऊपर पोलार सैटेलाइट लगा देते हैं, तो अपने बॉर्डर के अंदर जितनी भी घुसपैठ बाहर से हो रही होती है, या फिर जितनी भी हलचल हो रही है, वो सारी हलचल को यहाँ से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आर्मी एरिया हो गया अपने पास, या फिर जहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस हम लोग तैनात नहीं कर सकते, मान लो बॉर्डर पर बहुत जंगली एरिया है, या फिर बॉर्डर पर कुछ ऐसा एरिया है, दलदल का एरिया, वहाँ पर हम अपने सैनिकों को तैनात नहीं कर सकते, वहाँ पर क्या लगाते हैं? ऊपर सैटेलाइट लगा देते हैं। और सैटेलाइट तो कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ पर अपने सैनिक है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। सिर्फ बॉर्डर के अंदर जो हलचल रहेगी, या फिर कोई भी बॉर्डर के अंदर एक्सट्रैक्शन कुछ भी होगा, उसको हम लोग यहाँ से डिटेक्ट कर दें। 3 मेजर यूज है। तो आपको इसका उल्टा पूछ सकता है, सिक्योरिटी में कौन सी सैटेलाइट का यूज करते हैं, मैप एनालिसिस में कौन सी सैटेलाइट का यूज करते हैं, या फिर वेदर फोरकास्टिंग में कौन सी सैटेलाइट का यूज करते हैं? देयर विल बी एन पोलार सैटेलाइट। किसका यूज करेंगे? पोलार सैटेलाइट का यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना लास्ट टॉपिक क्या कहता है? लास्ट टॉपिक क्या है? केपलार्स लॉ। केपलार साहब ने अपने को अर्थ से रिगार्डिंग कुछ, अर्थ का शेप क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, टाइम पीरियड फॉर एनी सैटेलाइट अबाउट द अर्थ क्या होगा, या फिर सन के अराउंड में क्या होगा, उसके बारे में अपने को कुछ नॉलेज दी है। ठीक है, केपलार्स लॉज की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा जाता है। तो केपलार साहब के लॉज की बात करते हैं। केपलार साहब क्या कहते हैं? देखिए, केपलार्स लॉज, केपलार साहब के फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। पहला नियम क्या कहता है? केपलार साहब का पहला नियम यह कहता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एन एलिप्टिकल पाथ। किस पाथ के ऊपर मूव करती है? एलिप्टिकल पाथ के मूव करती है। और एलिप्टिकल पाथ क्या होता है? ये होता है, यहाँ पर 2 फोकस होते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, एक फोकस को क्या मान लेता हूँ मैं? F2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो एक्सिस होता है, इसको मैं मेजर एक्सिस बोलता हूँ, इसको माइनर एक्सिस बोलता हूँ, इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलूँगा, इसको सेमी माइनर एक्सिस बोलूँगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया? कोई पॉइंट। तो सन यहाँ पर सिचुएटेड होगा, किसी भी फोकस पर हो सकता है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये क्या है? सन है। क्या है? सन। तो सन किसी भी एक फोकस पर सिचुएटेड होगा, और अर्थ यहाँ पर कहीं होगी, अर्थ इस पाथ के ऊपर होगी कहीं भी। ठीक है, तो जब अर्थ इस पाथ के ऊपर कहीं भी होगी, तो इस पाथ को फॉलो कर रही होगी ऐसे करके। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी रहेगी। तो पहला लॉ किस भी में बताता है? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द इलिप्टिकल पाथ। किसके बारे में बताता है? इलिप्टिकल पाथ के बारे में बताता है, और कुछ नहीं बताएगा। तो अगर अर्थ किस पाथ पर सन के अराउंड में घूमती है, तो कौन सा लॉ बताता है? केपलर साहब का पहला नियम, आपको याद रखना है। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ये कहता है अपने पास कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फिर एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, या फिर पर सेकंड। एरिया स्वेप्ट पर सेकंड का मतलब क्या है? अभी पृथ्वी यहाँ पर है, और मान लेते हैं कुछ टाइम में यहाँ पर चली गई, तो इसने जो इस इलिप्टिकल पाथ पर एरिया स्वेप्ट किया है, क्या किया है? इस इलिप्टिकल पाथ पर जो एरिया स्वेप्ट किया है, और उसी केस में मान लो पृथ्वी यहाँ पर थी और यहाँ से यहाँ पर आ गई, ये टाइम अपने पास सेम है, ये दोनों का टाइम क्या है? सेम है। तो एरिया जो स्वेप्ट करेगी यहाँ पर, एरिया विल बी इक्वल। जो एरिया स्वेप्ट किया जाएगा, एरिया क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय द अर्थ ऑन इलिप्टिकल पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो अर्थ एरिया स्वेप्ट करेगी इलिप्टिकल पाथ पर, हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और किसके बराबर रहेगा? dA/dt। ये एरिया किसके बराबर रहेगा अपने पास? हाफ r इंटू में v। r क्या अपने पास? रेडियस है। ये रेडियस कैसे निकालते हैं? ये मान लेते हैं सेमी मेजर एक्सिस मेरे पास a हो गया, और सेमी माइनर एक्सिस क्या हो गया? b हो गया। तो मैं r यहाँ से निकालूंगा a प्लस b का एवरेज। क्या निकालूंगा? यहाँ से a प्लस b का एवरेज निकालूंगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? कोई डाउट नहीं है। तो r क्या निकालूंगा? a प्लस b का एवरेज निकालूंगा। ठीक है, तो ये r की v क्या रहेगी अपने पास? ऑर्बिटल वेलोसिटी। जिस ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ हम अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही होगी,
दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी हियर 1/2 इंटू में आरवी। मैं ऐसा करता हूँ, मास से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मास से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दिस इक्वेशन विल बी मास से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, मास से नीचे, तो ये क्या बन गया एम वी आर तो एल को बोलते हैं तो L/2m, क्या बन गया L/2m। तो dA/dt L/2m के बराबर भी होता है, 1/2 r इंटू में v के बराबर भी होता है। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड केपलर लॉ। केपलर साहब के सेकंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, dA/dt इज इक्वल टू में L/2m इज इक्वल टू में 1/2 r इंटू में v। ठीक है, तो ये क्या बताता है अपने को, सिर्फ एरिया बताया, पर सेकंड में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तीसरा लॉ क्या कहता है केपलर साहब का, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा थर्ड लॉ। तो तीसरा नियम ये कहता है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन द इलेप्टिकल पाथ, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में पृथ्वी जो टाइम लेगी, दिस स्क्वायर ऑफ द टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में क्या होता है, आर क्यू के बराबर होता है। यहाँ पर रिवॉल्यूशन के केस की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन के केस की बात कर रहे हैं। किसके बराबर हो गया, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में आर क्यू के बराबर हो गया। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। केपलर साहब का पहला नियम क्या बताता है, केपलर साहब का पहला नियम अपने को बताता है इलेप्टिकल पाथ के बारे में। सेकंड नियम बताता है पर सेकंड ये अर्थ इलेप्टिकल पाथ पर कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। तीसरा नियम बताता है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑन द इलेप्टिकल पाथ अराउंड द सन। सन के अराउंड में इलेप्टिकल पाथ पर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड है अपने को केपलर साहब का तीसरे नियम ने बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, अगर मान लेते हैं रेडियस डबल हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस डबल हो जाती है, तो अब टाइम पीरियड बता दो भाई, डिस्टेंस हाफ हो जाती है, तो ये रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है। और मैंने पिछली क्लास में जो बताया था वो रोटेशन का टाइम पीरियड था। पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी तो अपने एक्सिस पर रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, और ये टाइम पीरियड किसका है, रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द टाइम फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ अराउंड एनी अदर स्टार सन। सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन का टाइम है और वो किसका टाइम था, रोटेशन का टाइम था। ठीक है, मोस्टली हम लोग कंफ्यूज करते हैं दोनों कंसेप्ट के ऊपर। तो आई थिंक केपलर साहब के तीनों लॉ आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का पढ़ते हैं। लास्ट कंसेप्ट है एनर्जी कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, और क्वेश्चन जो बनता है इसका लास्ट वाले टॉपिक का क्वेश्चन बनता है, वो भी बताऊँ। इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी अच्छे से, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों लॉ के बारे में। ठीक है, यहाँ से हम लोग को डिटेल्ड एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो चीज़ें अपने को यहाँ पर स्टडी करनी है। चलिए, मैं एनर्जी कंसेप्ट के बारे में बात करता हूँ। एनर्जी कंसेप्ट, लास्ट टॉपिक है अपना एनर्जी कंसेप्ट। देखिए, एनर्जी कंसेप्ट में पहले मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर क्या होता है इलेप्टिकल पाथ ऑफ द अर्थ। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इट इज द इलेप्टिकल पाथ फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। दिस इज द फोकस, सन इज सिचुएटेड हियर। सन कहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व कर रही होगी अपनी यहाँ अर्थ, और ये सिचुएटेड क्या हो गया अपने पास, सन हो गया। दिस इज द क्लोजेस्ट पाथ, दिस इज द फारटेस्ट पाथ। सन से फारटेस्ट पाथ ये रहेगा, क्लोजेस्ट पाथ यहाँ पर रहेगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हियर विल बी मिनिमम, हियर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी की क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर बात करेंगे, देन द काइनेटिक एनर्जी हियर विल बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी हियर विल बी मिनिमम। किसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। सूरज के जैसे ही पृथ्वी नज़दीक आती है, जैसे हमने समर सीजन की बात की या फिर गर्मियों के मौसम की बात करते हैं, गर्मियों का मौसम कौन सा होता है, ये सन है अपने पास, पृथ्वी इस रीजन में रहती है, कहाँ पर रहती है,
इस रीजन में रहती है, सन के बहुत नज़दीक रहती है, तो सन रेज पृथ्वी तक आसानी से रीच कर जाएंगी। आसानी से रीच कर जाएंगी तो हीट क्या रहेगा, पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के जो रोटेशन की स्पीड है, रिवॉल्यूशन की स्पीड है, क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो सूरज के पास रहेगी पृथ्वी, गर्मी का टाइम होता है। जैसे ये इंटरमीडिएट टाइम होता है, आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ तक का, मैं एक थोड़ा बाउंड बना लेता हूँ ऐसे ही। जब यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी रहेगी तो सन के बहुत नज़दीक है, कौन सा टाइम रहेगा अपने पास, समर सीजन रहेगा। कौन सा रहेगा, समर सीजन। इसकी बात करता हूँ, ये स्प्रिंग सीजन रहता है या फिर रेनी सीजन रहता है, क्या रहता है, स्प्रिंग सीजन। और यहाँ पर पृथ्वी होती है तो कौन सा सीजन होता है, विंटर सीजन रहता है, ठंड का टाइम होता है। क्या होता है, यहाँ पर होती है तो ठंड का टाइम होता है, यहाँ पर वर्षा का सीजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, गर्मियों का सीजन होता है, जब पृथ्वी बहुत नज़दीक होती है। आपने देखा होगा जैसे गर्मी के मौसम से हम लोग ठंड के मौसम में एंट्री करते हैं तो बीच में यहाँ पर पृथ्वी आती है तो एक बारिश का मौसम बीच में क्रिएट होता है। क्या होता है, बारिश का मौसम, ये अपने पास ये वाला टाइम होता है, ठीक है। ये हर बार होता है, ऐसा नहीं है कि गर्मी के बाद बारिश आएगी फिर ठंड आएगी, ठंड के बाद गर्मी आती है तो भी बीच में एक बारिश वाला स्पेम आता है। तब पृथ्वी कहाँ पर होती है, यहाँ पर। सूरज से बहुत दूर रहेगी तो ठंड का टाइम हो गया, पास में रहेगी तो गर्मी का टाइम हो गया, इंटरमीडिएट सीजन में रहेगी तो कौन सा होगा, बारिश का सीजन होता है, मौसम परिवर्तन होता है। वैसे मौसम परिवर्तन हम लोग जो ज्वाइंट करके चलते हैं वो इससे लेके चलते हैं कि मौसम पर, अगर क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है तो मौसम परिवर्तन पृथ्वी का अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण होता है। मौसम परिवर्तन किसका होता है, पृथ्वी का अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण होता है। तो अपने एक्सिस पर पृथ्वी रोटेट करेगी तो क्या होगा, मौसम परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं ठंड का टाइम ज़्यादा टाइम समय तक रहता है, गर्मी का और ये रेनी का, तो ये वाला केस होता है अपने पास, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर रहती है, जब पास होती है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब तुम्हारा एग्जाम, पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं, ग्राफ में आपको बताऊंगा कौन सा होता है, ग्राफ की बात करेंगे, एक सेकेंड। ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। कैसे होता है, ऐसे, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी कर्व है, क्या है, दिस इज द एनर्जी कर्व, ठीक। चलिए अब मैं एनर्जी की बात करूंगा, मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो आप सभी ने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी माइनस के Gm1 M2, मास पृथ्वी का और ऑब्जेक्ट का बाई आर स्क्वायर होती है। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m वेलोसिटी ऑर्बिटल का स्क्वायर, क्योंकि जब ऐसे घूमेगी तो ऑर्बिट में घूमेगी कोई भी सैटेलाइट, तो उसकी एनर्जी क्या होगी अपने पास, काइनेटिक एनर्जी ये होगी। ऑर्बिटल सैटेलाइट की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, Gm/r, क्या होती है, Gm/r। जब इसका स्क्वायर कर दूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या रिलेशन बन गया मेरे पास, हाफ जी, क्या बन गया, Gm1 M2/r। ये Gm1 M2/r, एनर्जी की बात करें, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, एनर्जी क्या पॉजिटिव है, तो ये मास अपने पास पृथ्वी का M1 नाम रखा है, ऑब्जेक्ट का क्या मान रखा है मैंने, M2। तो दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, यहाँ पर 2 और है, तो अगर मैं हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं, दिस विल कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब एक रिलेशन ये आ गया मेरे पास, काइनेटिक जी वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमेशा क्या रिलेशन होता है, 2 टाइम्स का रिलेशन होता है। द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 2:1। क्या रेशियो हो जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डबल रहेगी काइनेटिक एनर्जी की, और जो टोटल एनर्जी होती है, यहाँ पर 3 इक्वेशन लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों में से कोई सी रिलेशन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तीनों का संबंध याद रखना है आपस में, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये अपने पास है, काइनेटिक एनर्जी देखो कम होती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ से मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया है, ये ए पॉइंट यहाँ पर मान लेता हूँ और ए पॉइंट यहाँ पर मान लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ जो बनाना शुरू किया, कहाँ से बनाना शुरू किया मैंने, ए पॉइंट से, यहाँ से ऐसे करके घूमे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी दे रही है और यहाँ तक का ग्राफ है बी पॉइंट तक का, कहाँ तक का ग्राफ है, बी पॉइंट तक का। तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ से कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी यहाँ से, और सॉरी
पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है यहाँ से, तो ये ग्राफ हो गया नीचे वाला बी से ए तक का, बी से ए तक, ठीक है, ये ए से बी तक का होल सर्कल कंप्लीट हो गया अपने पास। होल सर्कल कैसे, यहाँ से यहाँ तक बात करूंगा तो ऊपर वाला कवर करूँगा, यहाँ से यहाँ तक बात कर लूँगा तो नीचे वाला कवर। दोनों का रिलेशन किसका है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो ये एनर्जी कंसेप्ट था, बस अपने पास काम की चीज़ ये है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया ताकि चीज़ें आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए। काम की चीज़ क्या अपने पास ये, इसका रिलेशन एग्जाम बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये अपना कंप्लीट टॉपिक था ग्रेविटेशन का। कोई भी कंसेप्ट इसके अंदर से बचेगा नहीं अपना, जितना भी एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका इसके अंदर से रहेगा नहीं, ठीक है। तो चीज़ों को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे डीपली, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो नीड्स है जिन बच्चों को वहाँ तक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अपने चैनल को, और एप्लीकेशन के ऊपर तो आपको अवेलेबल होगी वीडियो। तो और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फीस देने में अनकैपेबल नहीं है, या फिर जिसकी गांव से या फिर घर से एकेडमीज काफ़ी दूर होती है, वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके पास क्वालिटी है कुछ कर गुजरने की, क्वालिटी है एग्ज़ाम क्रैक करने की, वो हमसे जुड़ेंगे। और जो भी हेल्प होगी आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर शेयर करेंगे। जैसे ही 10, 15, 20 क्वेश्चंस अपने पास कलेक्शन होते हैं, उनकी वीडियो भी आपको मिलेगी, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।